और आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से ईडी को निराशा हाथ लगी है। 8 जनवरी को कोलकाता में ईडी ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक पर छापेमारी की थी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया और छापेमारी के बीच में ही पहुंच गई थी। तो ईडी इसकी शिकायत लेकर पहले हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट भी चली गई। कल हाईकोर्ट में ईडी ने बार बार सुनवाई टालने का आग्रह किया था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस सुनवाई को यहीं टाल दिया जाए। हालांकि वहां मामला बंद ही हो गया और आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो इसमें ईडी की मांगें पूरी नहीं हुई। ईडी चाहती थी कि ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज हो और उसका आदेश दिया जाए, जो अदालत ने नहीं दिया। ईडी चाहती थी कि मामले की सीबीआई जांच हो, यह मांग भी पूरी नहीं हुई और इसके साथ ही अब अदालत ने 3 फरवरी को फिर से सुनवाई की तारीख दी है। और इसके अलावा तीसरी मांग ईडी की थी कि इनके ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर और वहां के डीजीपी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ इस केस को किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जाए। इन तमाम मसलों पे और इसके अलावा ममता बनर्जी के ऊपर जांच में बाधा डालने, अपराध करने, डकैती करने, जी हां, डकैती वर्ड, रोबरी वर्ड का वहां इस्तेमाल किया गया है और इन सब का आरोप लगाया जाए, जो आरोप पहले से इन्होंने लगाया और कोर्ट इसको वहां जस्टिफाई करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उस पर मुहर नहीं लगी। ईडी चाहे तो इस बात पर खुश हो सकती है कि ममता बनर्जी को नोटिस जारी हुआ है, लेकिन इससे उसके लगाए गंभीर आरोप साबित नहीं हो रहे हैं। आपको बता दूं कि आज की सुनवाई में ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री ने ईडी के अधिकारियों की मौजूदगी में सबूतों को अपने कब्जे में लिया, यानी ममता बनर्जी ने सबूतों की चोरी की। और ईडी ने यह शिकायत भी की कि मुख्यमंत्री के साथ पुलिस की मौजूदगी में मोबोक्रेसी यानी भीड़ तंत्र, लोकतंत्र पर हावी हो रहा है। ईडी ने आईपैक रेड के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा एक ईडी अधिकारी का मोबाइल फोन भी ले जाने का दावा किया है, यानी मुख्यमंत्री ने एक ईडी अधिकारी का मोबाइल फोन भी लेकर चली गई मुख्यमंत्री। जब कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप आईपैक पर रेड डालने क्यों गए, यह पूछा कोर्ट ने, तो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने बताया कि यह 2742 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा हुआ है और जिसमें अवैध कोयला खनन और बिक्री शामिल है। ईडी ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत 10 स्थानों पर सर्च की थी, जिसमें आईपैक भी शामिल है। इस पर ममता बनर्जी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ईडी पर सवाल उठाए। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम इस घटना से व्यथित हैं। ईडी ने 2 साल इंतजार क्यों किया और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बंगाल में छापेमारी क्यों की? यह सिर्फ पूर्वाग्रह है। सिब्बल ने दावा किया कि मुख्यमंत्री 8 जनवरी को दोपहर 12 बजे पहुंची और 12:15 बजे ही चली गईं। 8 जनवरी को सुबह दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री पहुंची और 12:15 बजे यानी 15 मिनट में चली गई, यानी वो वहां सिर्फ 15 मिनट ही रहीं। इतनी देर में इंसान क्या कर सकता है? जाहिर है सिब्बल के सवाल सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं, जो चुनाव से पहले विपक्षियों पर जांच एजेंसी के जरिए दबाव डालती है। आज सुनवाई में ईडी ने अदालत से आग्रह किया कि वकीलों को उन मामलों पर मीडिया से बात करने से रोकने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन बनाने पर विचार किया जाए, जिनमें वे पेश हो रहे हैं। तुषार मेहता ने तर्क दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्वजनिक टिप्पणी चल रही कार्रवाई को प्रभावित कर सकती है और न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है। इस दलील का जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा कोई भी प्रतिबंध जांच एजेंसियों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाएं नियमित रूप से अपनी पसंद के पत्रकारों को चुनिंदा जानकारी लीक करती हैं। ये जो आखिरी है, सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाएं नियमित रूप से अपनी पसंद के पत्रकारों को चुनिंदा जानकारी लीक करती हैं। इस तरह सिब्बल ने ईडी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल की ओर से और पुलिस डीजीपी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात पर आपत्ति जताई कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका स्वीकार की गई है।
सिंघवी ने बताया है कि एजेंसी इसी मुद्दे पर पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। सिंघवी ने पीठ से कहा, इस बेंच से कहा, 2 जजों की बेंच थी, कहा कि दोनों याचिकाएं एक जैसी हैं। ईडी एक साथ 2 अदालतों में याचिका नहीं दायर कर सकती। यह सिर्फ अदालती कार्रवाई का दुरुपयोग है। एक साथ आप 2-2 जगह याचिकाएं कैसे दायर कर रहे हैं? उन्होंने सिब्बल अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि एजेंसी एक ही समय में 2 संवैधानिक अदालतों में एक ही तरह की राहत की मांग कैसे कर सकती है जो अभी कर रही है। तो कुल मिलाकर आज का दिन भी ईडी के लिए भारी रहा, क्योंकि ममता बनर्जी को गुनहगार दिखाने के लिए उसने जितने तर्क दिए उन्हें अभी वो साबित नहीं कर पाई है। ममता बनर्जी को जो नोटिस जारी हुआ है उसका जवाब क्या आता है ये 3 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई में पता चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए ममता बनर्जी की बड़ी जीत है, क्योंकि उन पर एफआईआर करवाकर मामले को आपराधिक बनाने की मंशा पूरी नहीं हो पाई है ईडी की। तो ईडी के मामले पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी महाराष्ट्र से है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में निगमों के चुनाव हो रहे हैं, नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो है वो निगम वो है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मुंबई महानगर पालिका जो है वो, और उसके समेत 29 नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं आज, और इनमें भी चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं कि उसने उंगली पर लगाने वाली स्याही ऐसी इस्तेमाल की है जो पानी से धुल जा रही है। उद्धव ठाकरे, जो आप वोट डालने जाते हैं तो आपके ऊपर, उंगली के ऊपर एक निशान लगाया जाता है, उस निशान से आप बताते हैं कि मैंने वोट डाला है। ये जो निशान है देखिए, लेकिन इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, देखिए ये, और इसको कांग्रेस ने इसे ट्वीट किया है। ये देखिए, कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि इस पर यहाँ सैनिटाइजर लगाया गया, डिटॉल का सैनिटाइजर है, और देखिए ये निशान मिट गया, ये निशान अब नहीं है, ये सारे यहाँ हैं, और यही यहाँ बताया जा रहा है। और इस पर उद्धव ठाकरे ने भी इसे इंक घोटाला कहा है। साथ ही ईवीएम की गड़बड़ी और बूथ तक वोटर्स को पहुंचने से रोकने के भी सवाल उठाए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये लोकशाही की हत्या हो रही है। सुनिए जरा उद्धव ठाकरे को। शायद ये पहला चुनाव है जिसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है, और ये मुझे कुछ फोन भी आए और आपके टीवी चैनल पर मैंने देखा भी। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग, और अगर मैं आरोप लगाऊं कि सत्ताधारी पक्ष है उनकी मिलीभगत है। बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं कि उनका नाम उनको ढूंढना पड़ रहा है किस मतदार यादी में है। और स्वयं गणेश नाइक, जिन्होंने कहा था कि टांगा पलटी घोड़ा फरार का है, तो उनका मतदान केंद्र ही फरार हुआ है। तो ये बहुत सारी गड़बड़ी इस बार दिखाई दे रही है। और अभी मैंने एक लेटर प्राप्त हुआ है। हाँ, ये देखो, ये बांद्रा में हुआ है। अभी आपको ये इतना दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो क्या सैनिटाइजर, नेल पॉलिश रिमूवर, तो चुनाव आयोग ने क्या एजेंसी ली है सैनिटाइजर और नेल पॉलिश रिमूवर की? तो ये तो सीधा लोकशाही की हत्या हो रही है। और दूसरी बात, वो जो लेटर है पोस्टल वोट, उसकी पेटी भी आज खोलने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव कमिश्नर जो है, आयुक्त जो है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो किस लिए पैसा ले रहे, पगार क्यों ले रहे, हो सैलरी क्यों ले रहे रोज इतने साल? मतलब अभी मुंबई कारपोरेशन की इलेक्शन और साथ ही साथ अन्य जो महापालिका है उनकी इलेक्शन 5, 7, 9 साल के बाद होने जा रही है। 9 साल इन्होंने किया क्या, क्यों आपने पगार लिया है? और ये जनता का पैसा है। और अदरवाइज हमें हमारे पार्टी का एक प्रतिनिधि उनके कार्यालय ऑफिस में बिठाना पड़ेगा कि रोज क्या कर रहे हैं आप, हमें दे दो, जवाब दो। चुनाव आयुक्त तो भी नौकर है, वो राजा नहीं है। मतदार राजा असतो, आयुक्त नसतो। ठीक आहे, तरी सुद्धा मी सर्व जिथे जिथे निवडणुका सुरू आहेत तिथल्या सर्व
तो सुन रहे थे आप यहां महाराष्ट्र में आज बीएमसी सहित 29 नगरीय निकाय चुनावों के चुनाव हुए और उसमें धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी धांधली के आरोप लगाए गए हैं और सबसे बड़ी धांधली यहां बताई जा रही है कि उंगली में जो निशान लगाते हैं, स्याही इंक जो लगाते हैं आप, वो धुल जा रही है। तो ये सबसे बड़ा स्याही घोटाला इसे कहा जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या कही जा रही है। सीधे सीधे चुनाव आयोग के ऊपर यहां आरोप लग रहे हैं। अब महाराष्ट्र में क्या धांधली के सहारे बीजेपी जीतेगी, यह देखना होगा। और इन सब के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो फंसा हुआ मामला है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कई सारी याचिकाएं लगाई गई हैं, उस पर भी सुनवाई हुई और उसमें भी पूछा गया कि बिहार में आपने 65 लाख लोगों के नाम कैसे काट दिए। इस सवाल का जवाब भी ढूंढा गया, पूछा गया वहां। और आज जब सुनवाई हो रही थी तो चुनाव आयोग अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश लगातार करता रहा। एसआईआर पे लगातार हम लोग आप तक पहुंचाते रहे हैं, दलीलें जो सुनवाई की हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहे हैं और उधर ममता बनर्जी की बातें और ईडी की बातें ये हम पहुंचाते रहे। और इस बीच ये कल रिजल्ट आना है महाराष्ट्र में और रिजल्ट हम सुबह 9:30 बजे से लगातार आप तक पहुंचाएंगे महाराष्ट्र के अलग अलग। और लेकिन इस बीच आज जो चुनाव हुए महाराष्ट्र में, वोटिंग प्रतिशत देने से चुनाव आयोग ने मना कर दिया है। कहा कि चुनाव आयोग का कहना है कि हम आज वोटिंग प्रतिशत नहीं देंगे, कल इसकी काउंटिंग है तो वोटिंग प्रतिशत कब आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। चुनाव आयोग ने साफ साफ मना कर दिया है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर चुनाव आयोग घिरता हुआ नजर आता है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग है, सरकार उनकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज चर्चा ममता बनर्जी बनाम ईडी की करेंगे। अदालत में आज ममता बनर्जी के सामने फिर नहीं टिक पाई ईडी, इसी की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, मुकेश कुमार सिंह साहब हैं और प्रफुल्ल कोलखियान जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी, इधर ईडी के मामले में हालांकि मैं देखा, हम लोग आज लाइव कर रहे थे, करते ही हैं जब ये मामला ऐसा कुछ स्पेशल मामला रहता है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है या कोर्ट में कहीं भी। कल वहाँ हो रही थी कलकत्ता हाई कोर्ट में, तो उसकी भी सुनवाई को हम लोगों ने लाइव किया था। और आज इसको लगातार तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं भारत सरकार के, तुषार मेहता ईडी की तरफ से खड़े हुए थे। उनके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू वो भी खड़े थे और इन दोनों ने 3 डिमांड लगातार की। ममता बनर्जी और वहां के डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कीजिए, सीबीआई जांच करवाइए और ये केस बाहर लेके आइए, वही हो, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में हम लोग इस केस की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। कुछ भी यहां नहीं टिका, अभी तक कुछ भी नहीं। हालांकि कई जगह है, 2 जजों की बेंच है जिसमें जस्टिस पीके मिश्रा हैं, जस्टिस विपुल पंचोली हैं। विपुल पंचोली पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहे हैं, आप लोग जानते हैं। खैर, लेकिन ये दोनों जजों की बेंच, और इसमें विपुल पंचोली ने तो एक बार भी कुछ नहीं कहा, बट पीके मिश्रा कई जगह तुषार मेहता और एसबी राजू को डिफेंड करते हुए नजर आए। चलिए, वो होता है, आसंदी पे बेंच पे आप बैठे हैं, आपको जो अच्छा लगता है, जो दलीलें अच्छी लगती हैं उसके साथ आप हामी जताते हैं। लेकिन जब यहाँ पर जो आज ऑर्डर दिया गया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि 2 सप्ताह के अंदर ममता बनर्जी जवाब दें, जितना भी पक्ष है जिस पे ईडी का। दूसरा, 3 तारीख को अगली सुनवाई है, उससे 3 तारीख तक ईडी के खिलाफ जो 4 एफआईआर है उसको स्थगित रखा जाएगा, निलंबित रखा जाएगा, सस्पेंड रखा जाएगा कह सकते हैं, और 3 तारीख तक। और तीसरी बात यहाँ पर कि इसके अलावा जो तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं देख रहा हूं कि आप लोग भी देख रहे होंगे, लगातार मीडिया में यहाँ बताने की कोशिश हो रही है कि ममता बनर्जी की बहुत बड़ी हार हो गई, फंस गई ममता बनर्जी, वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। जो महत्वपूर्ण है यहाँ कतई नहीं दिखाई दे रही है, बहुत करने के बाद भी। इधर से जो वकील थे उसमें कपिल सिब्बल थे, अभिषेक मनु सिंघवी थे, कल्याण बनर्जी थे, ये तमाम वकील थे, वरिष्ठ वकील वहां मौजूद थे। ईडी के मामले में आज एक घटना और घटी है, वो है
उधर झारखंड में ईडी छापेमारी के लिए पहुंचती है। कहीं सामने वाला जो है वो पुलिस में शिकायत करता है कि वो आकर हमारे यहाँ मारपीट करके गए हैं और ईडी के खिलाफ एफआईआर वहां की पुलिस दर्ज करती है। यानी एक एफआईआर झारखंड में भी आज दर्ज की गई है। जांच एजेंसी है डॉक्टर साहब, मामला सुप्रीम कोर्ट में हम ज्यादा खुल के इस पे बात नहीं कर सकते, ये जानता हूं मैं, दायरा हमारा भी है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि चुनाव के वक्त और जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां पे अगर आप इस ढंग से करेंगे, एक बहुत ही शानदार जांच एजेंसी है, इसकी हम लोग तारीफ कर सकते थे, लेकिन लगातार पिछले 10 साल से जो हम लोग देख रहे हैं उसमें फिर खुल के बोलना तो पड़ेगा कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। चुनाव के समय ही क्यों जाते हैं आप आखिर क्यों विपक्षी दलों के ऊपर ही? बीजेपी के कितने नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई है, आपको याद है क्या? आप लोगों में से किसी को भी? डॉक्टर साहब, आप तो भोपाल में बैठे हुए हैं, अभी वहां हुआ इंदौर में जो घटना घटी, अगर ये कहीं और होता तो ईडी सीबीआई सब पहुंच जाते। पहुंची क्या कोई जांच एजेंसी? डॉक्टर साहब आपकी बात। डॉक्टर साहब ईडी की बात कर रहे हैं, इस वक्त आपने एक सज्जन का नाम लिया, एसवी राजू का। जी, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं एसवी राजू, एक वकील हैं मेनका गुरुस्वामी। उन्होंने उनकी क्या क्लास लगाई है कल मैं हाँ ये बता दूं कि कल कलकत्ता हाईकोर्ट में डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी वो खड़ी थी इनके सामने। कल्याण बनर्जी थे, कल्याण बनर्जी आज भी कुछ नहीं बोले, कल भी कुछ नहीं बोले, लेकिन डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी ने कल कहा कि ये कह रहे हैं एसवी राजू साहब कि हम यहां से कुछ नहीं लेके गए हैं, यानी ईडी ने कुछ भी जब्त नहीं किया है, तो इसको ऑन रिकॉर्ड लीजिए और इस केस को ये चाहते हैं रफा दफा कर दीजिए, लेकिन ऑन रिकॉर्ड हमको चाहिए और ऑन रिकॉर्ड लिया है। ये मैं सिर्फ अपडेट कर रहा हूं, लेकिन आप कुछ और बता रहे हैं, प्लीज। मैं सर ये बता रहा था कि मेनका गुरुस्वामी ने मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे एसवी राजू, उस पर जो तेवर दिखाए ऑन स्क्रीन, उन्होंने जिस तरह से लताड़ लगाई है, मैं उम्मीद करूंगा कि 1-2 मिनट बाद हमारे साथी इस वीडियो को दिखा दें, मैंने भेज दिया है जी। देश को यह जानना चाहिए कि जो लोग कानून की रखवाली के लिए सरकार की तरफ से तैनात हैं, वे इस तरह से सिर्फ इसलिए किसी मुख्यमंत्री का नाम अशालीनता से नहीं ले सकते कि वो दूसरी पार्टी का है। उनकी जिम्मेदारी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत चीजों को रखना अदालत के सामने। ठीक है, वे सरकार और सरकार की एजेंसियों के हिमायती, उनके पैरोकार बनकर ही अदालत में खड़े हैं, लेकिन इससे आपको यह हक नहीं मिल जाता कि आप, ये वीडियो है, हम चाहेंगे थोड़ा सा ऊंची आवाज में इसको सुनवा दिया जाए देश को। जी, जरा साउंड के साथ इसको ले आइए, साउंड के साथ ले आते हैं, अभी लाते हैं डॉक्टर साहब। जी, हाँ, बिल्कुल। तो एक मिनट डॉक्टर साहब, आपको रोकना चाहता हूं, चलिए इसको सुन लेते हैं। Please mute yourself then. Please mute yourself. Please mute yourself. All right? This is unbecoming conduct. And the next time you want to, as law officer, refer to a sitting chief minister by her name, give her the dignity of calling her the chief minister of a state, a multi-term chief minister. There is a certain decorum to be maintained in a courtroom, Mr. Raju. I want to be clear here. This is what I'm... तो सुन रहे थे यहां, और कल हम लोगों ने जब लाइव हम लोग कर रहे थे तब भी हम लोगों ने भी मेंशन किया था, हालांकि तब चूंकि ये लाइव स्ट्रीमिंग हम नहीं दिखा रहे थे, लेकिन इन्होंने साफ कहा था, डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इन्होंने साफ साफ कहा था कि मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं वो, और जो अभी आपने सुना भी, वो संवैधानिक पद पे हैं और एक डेकोरम होना चाहिए, एक इज्जत होनी चाहिए, इज्जत दी जानी चाहिए। आप क्या ममता कह रहे हैं? एसवी राजू सामने दिखाई दे रहे थे दूसरे साइड और एसवी राजू बार बार टोका टाकी कर रहे थे, इसमें भी देखिए टोका टाकी कर रहे हैं और पहले भी कर रहे थे, और आज इन्होंने, ये इसलिए मेंशन करना यहां जरूरी है कि आज इन्होंने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमें वहां ठीक से अपनी दलील पेश करने की इजाजत नहीं दी गई, वो कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट से हमें उम्मीद नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा है कलकत्ता हाई कोर्ट से, भाई आपके ही कलीग हैं वहां बैठे हुए, और वहीं से आपके कलीग ही आकर यहां संसद में भी बैठ गए हैं। जॉक साहब जी 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 बिल्कुल, उसी कलकत्ता हाईकोर्ट से सम्मानीय न्यायमूर्ति चंद घंटे चंद दिन पहले इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं और फिर सांसद बन जाते हैं। और डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में भी तो ऐसे ही हाई कोर्टों से पदोन्नत होकर लोग पहुंचेंगे जिन पर आज की तारीख में सॉलिसिटर जनरल को या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भरोसा नहीं हो रहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कल उन्हीं में से कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और सामने ऐसी किसी आसंदी पर बैठा होगा। इसलिए डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी का ऐतराज बिल्कुल वाजिब था। उन्होंने ये भी कहा कि मल्टी टर्म चीफ मिनिस्टर हैं, कई बार के मुख्यमंत्री, आप इस तरह से अशालीनता से उनका नाम नहीं ले सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में अब जो कुछ हो रहा है, ईडी को लेकर जो बात हो रही है, ईडी की कार्रवाइयों को लेकर जो बहस मुबाहिसा हो रहा है, उससे देश के सामने एक बार फिर यह साबित हो जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल न्याय संगत तरीके से दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश की, फैसला सुनाते समय कोरे प्रवचन नहीं दिए और ये देखने की कोशिश की कि हर राज्य में चुनाव से पहले ईडी कैसे भागी दौड़ी पहुंच जाती है, कैसे सिर्फ 2.5-3-5% लोग बीजेपी या दूसरे होंगे, बाकी 95% लोग पिछले 10 सालों में ईडी के मारे हुए वे हैं जो दूसरे दलों के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं या बाकी लोग जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात पर गौर करेगा कि 1-1.5% से भी कम का सजा दिलवाने का रिकॉर्ड है ईडी का, तो वो ये जरूर देखेगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले ममता बनर्जी के राजनीतिक रणनीति बनाने वाली एजेंसी पर छापा क्यों पड़ा है, क्या लेने गए थे वहां पर। और जिस तरह की बातें हो रही हैं कि ईडी के एक अधिकारी का मोबाइल छीन कर ले गई ममता बनर्जी, ये सारी गतिविधियां ये बता रही हैं कि बीजेपी और सत्ता में बैठे लोगों के मन में जो हवस है चुनाव जीतने की, वो सारी सीमाएं पार कर चुकी है और उसी के लिए इन सारी एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। विडंबना यह है डॉक्टर साहब कि अब सुप्रीम कोर्ट पर भी बहुत ज्यादा भरोसा लोगों को नहीं होता। बीच बीच में एक आध फैसले से भरोसा बनता है, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि भरोसा डामाडोल होने लगता है। अब ईडी के इस छापे को लेकर जो सुनवाई आगे चलेगी उसमें सामने आएगा कि आज जिस तरह उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की न्यायमूर्ति गणों ने, यह भी उनका काम नहीं था। सरकारी वकीलों का काम है अपने पक्षकार का पक्ष रखना, लेकिन जब तक किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जा रहा, उससे पहले अगर माननीय न्यायमूर्ति गण सरकार और सरकारी वकीलों की हिमायत में खड़े हो जाएंगे तो मुकदमे का संतुलन शुरू से गड़बड़ा जाएगा। मुझे लगता है अभी आगे और सुनवाइयों में कुछ और बातें खुलकर सामने आएंगी। ये बात भी सामने आएगी कि ईडी वहां से क्या उठाकर लाई थी, क्या उसके पास ऐसे दस्तावेज मिले, सामने दिखा दे सुप्रीम कोर्ट में। जितने 1000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है उसके सबूत दिखा दे। फिर वो ममता बनर्जी के लिए भी एक जिम्मेदारी है डॉक्टर साहब, वे जो कह रही कि उनके पास कोई पेन ड्राइव है, तो ये दूर से बंदर घुड़की से काम नहीं चलेगा। अब उनको भी दिखा ही देना चाहिए पेन ड्राइव। हो सकता है उन्होंने उसके लिए कोई टाइमिंग सोच रखी हो कि एन चुनाव से पहले दिखाएंगे अमित शाह के बारे में जो भी चिट्ठा होगा। अब वो कच्चा चिट्ठा है कि पक्का चिट्ठा है, ममता बनर्जी जाने। लेकिन बंगाल की लड़ाई राजनीतिक से ज्यादा अब सरकार और सरकारी एजेंसियां वर्सेस टीएमसी या ममता बनर्जी बनती जा रही है। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, इस पूरे मसले को कैसे आप देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को आपने भी बहुत नजदीक से देखा है और इसमें सुनवाई में जो भी दलीलें पेश की गई, जो कुछ हुआ है, लेकिन ओवरऑल जांच एजेंसियों और उसके ऊपर इस ढंग से अगर प्रहार हो रहा है तो जांच एजेंसियों को भी सोचना तो चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, क्या कर रही हैं ये। देखिए, आज मैं सुनवाई सुन रहा था। इस पूरे मामले में
आज इस पूरे मुकदमे की हवा निकल चुकी है। 2-3 बातें। अब ये जो मुकदमा बचा है, जो 2 फरवरी को आएगा, 3 को जी। अब उस, हाँ, 2 हफ्ते बाद आएगा, जी। तो 2 सप्ताह के बाद इसमें कुछ बचा नहीं है। अब वो केवल एक एकेडमिक मुकदमा होगा, जो 50 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में होते हैं वो होगा, सेमिनार जैसा मुकदमा चलेगा। अब ये जो उसका पॉलिटिकल उद्देश्य था उस मुकदमे का, उसका पूरा दोहन ममता बनर्जी ने कर लिया। अब जरा मैं सिलसिलेवार बताता हूं कि आज की जो सुनवाई है उसमें मुख्य बातें क्या थी। देखिए, ईडी का केस बहुत ही कमजोर था। उनका पंचनामा क्या कहता है? जो पंचनामा किया जाता है जब आप कहीं रेड मारते हैं, पंचनामा कह रहा है कि जी कोई जो हमारा इंस्पेक्शन था, जो रेड थी, जो तलाशी अभियान था, वो बहुत सुचारू रूप से चला, उसमें कोई व्यवधान नहीं था, हमने कोई चीज जब्त नहीं की है, ना डेटा जब्त किया है, ना कोई सामान जब्त किया है, ना कोई इक्विपमेंट जब्त किया है। ये पंचनामा है जिसमें कि 5 लोगों के दस्तखत हैं, ईडी के भी अधिकारियों के दस्तखत हैं। और पिटीशन फिर किस बात की, जब पंचनामा आपका ये कह रहा है? पिटीशन में आप ममता बनर्जी पे आरोप लगा रहे हैं। पंचनामा आपका कह रहा है कि बिल्कुल सुचारू रूप से चला, कोई उसमें व्यवधान नहीं था। तो उसका केस बड़ा कमजोर था। वो तो माननीय न्यायाधीश थोड़ा सा जो है वो सहानुभूति पूर्वक देख रहे थे केस को, ईडी का, तो उन्होंने उतना सख्त रवैया नहीं अपनाया, लेकिन वो जितना कर सकते थे किया। दूसरा मामला ये है कि आप ईडी जब गई और वो कोर्ट में कानून के प्राविधान पढ़ के सुनाए गए कि आपने इन्फॉर्म कब किया। अब ये बड़ा मजेदार है, ईडी वहां पे छापे मारती है सुबह 6:30 बजे या 7 बजे, सुबह। ममता बनर्जी वहां पहुंचती है 12:15 बजे और 15 मिनट रुकती हैं, 10 मिनट या 15 मिनट वहां पे रुकती हैं, और वहां से वो लैपटॉप और फाइल लेके बाहर आ जाती हैं जी। 12:30 बजे एक ईमेल जनरेट होता है कि हम कोलकाता आए हुए हैं और हमको यहाँ तलाशी अभियान करना है। तो यानी 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद आप सूचित कर रहे हैं वहां की पुलिस को। नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां पे ऑन रिकॉर्ड कहा है 6:45 पे ये ईडी की रेड की शुरुआत करते हैं। ईडी रेड मारती है 6:45 सुबह, और 11:35 ऑन रिकॉर्ड 11:35 पे आप ईमेल भेजते हैं कि हम आए हुए हैं पुलिस को, कि हम यहां रेड मारने आए हैं। 11:35 पे बोले, ये ऑन रिकॉर्ड है। हाँ, तो ये आपने ममता बनर्जी जो वहां पहुंची या उसके आसपास आपने सूचित किया जब आपने। अब दूसरी बात है कि जो इसका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था, जो अभियान पॉलिटिकल अभियान था कि प्रशांत किशोर या वो आईपैक से ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी का डेटा लेना था, वो ममता बनर्जी ने उठा लिया पहले से, तो वो विफल हो गया पूरा प्रोजेक्ट। ईडी का इस मुहिम में पॉलिटिकली, देखिए ये कोर्ट रूम नहीं है, हम तो पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं इस मामले की। तो ईडी वहां पे पॉलिटिक्स करने गई थी। ईडी ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी का डेटा उठाने गई थी, उसका कोर स्कैम से कोई मतलब नहीं था। वो कोर्ट में कुछ भी कहें, जो टाइमिंग है वो ये बता रही है, और जो रिएक्शन आया है वो ये बता रहा है, चाहे वो बीजेपी का रिएक्शन हो चाहे ईडी का रिएक्शन हो। तो वो एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट में वहां पे गए थे जो बिल्कुल फॉल फ्लैट जिसको कहा जाए, कि बिल्कुल औंधे मुंह गिर गया वो। और ममता बनर्जी ने उसमें अपना बड़ा स्कोर कर लिया, और ये एक बड़ा सेल्फ गोल बीजेपी की तरफ से हो गया। अब इस चुनाव प्रोसेस के दौरान ईडी को दोबारा नहीं भेज पाएंगे वो, अब तो जनाक्रोश पैदा हो जाएगा उसमें। तो कोर्ट में आप कुछ भी कहते रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज उसकी हवा निकल चुकी है इस पूरे मामले की। अब उसमें कुछ बचा नहीं, केवल वो लीगल बहस करते रहे।
दूसरी बात कि आज उनका केस बड़ा कमजोर था, जो उन्होंने ईमेल जनरेट किया रेड करने के 5-6 घंटे बाद। पिटीशन आपकी कुछ कह रही है, प्रेयर कुछ कह रही है, पंचनामा कुछ और कह रहा है। कब से आपने इंक्वायरी नहीं की इसमें, अचानक आप चुनाव के आसपास आप पहुंच गए, किसी पॉलिटिकल प्रोजेक्ट में पहुंच गए। अब वहां पे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, दो बहुत बड़े सीनियर वकील खड़े थे, उन्होंने इसका पूरी हवा निकाल दी इनके पूरे ईडी की। वो डिफेंड नहीं कर पाए, वो केवल बार बार ये कह रहे थे कि कोर्ट अपनी तरफ से कुछ कर दे। अब जहां तक कोल स्कैम का मामला है राजीव जी, कोल स्कैम में से ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। आप करते रहिए जांच उसकी। नहीं तो पूछा ना, कपिल सिब्बल ने कहा ना, कपिल सिब्बल ने कहा कि 24 फरवरी 2024 को आप आखिरी बयान दर्ज करते हैं इस कोल स्कैम में, और उसके बाद अभी आपको यह दिखाई देता है कि अब जाना है, हमको रेड मारना है, तब जबकि सामने चुनाव है। इस पर तुषार मेहता कह रहे हैं कि कोलकाता में अभी, पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव कहां है। कपिल सिब्बल ने कहा इस पे कि अगर आपको लग रहा है कि चुनाव नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि नोटिफिकेशन से गिर रहे थे जी। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात वहां पे राजीव जी ये है कि आप वहां पहुंच गए और आपने कुछ कागज उठा लिए जो कि ममता बनर्जी के हाथ लग गए और आप नहीं कर पाए। अब आप आरोप लगा रहे ममता बनर्जी पे ट्रेसपासिंग का। ममता बनर्जी ने ट्रेसपासिंग कहाँ की है? क्या ईडी के दफ्तर में घुस गई थी वो? ममता बनर्जी अपने पॉलिटिकल कंसल्टेंट के घर गई थी, उसका लैपटॉप लेकर आई है। ईडी की कोई चोरी नहीं की है। ईडी का क्या चोरी? वो ईडी का ना ईडी की प्रॉपर्टी है वो, ना वो केस मटेरियल है, ना केस सीजर है। अगर उसको सीजर होता और उसको दर्ज कर लेते कि ये हमने सीज किया है, पंचनामे में वो आ जाता, उसको लेके ममता बनर्जी आती तो होता कि हाँ सरकारी जांच में व्यवधान पैदा कर रही। कंसल्टेंट के घर गई हैं वो अपने, तो उसमें ट्रेसपासिंग कहां से हो गई? ट्रेसपासिंग का आरोप तो वो कंसल्टेंट लगाएगा अगर वो चाहेगा तो। पुलिस कैसे लगाएगी? कोई एजेंसी कैसे लगाएगी? मैं आपके घर आ जाऊं तो आप ही आरोप लगाएंगे ना कि मैं जबरदस्ती आ गया आपके घर के अंदर, कि पड़ोसी आरोप लगाएगा कि पुलिस आरोप लगाएगी? ट्रेसपासिंग का जो विक्टिम होता है वो आरोप लगाता है। तो ट्रेसपासिंग किसकी की है ममता बनर्जी ने? ईडी की दफ्तर की तो की नहीं है, अपने कंसल्टेंट के दफ्तर या घर गई है वो और उसका कागज लेकर आई है। तो इसका मेरिट में इस केस का कुछ है नहीं। देखिए राजू जी, उसको बिना मतलब ये बढ़ाते रहेंगे, लेकिन अब आज की बात ये है कि आज इस केस की पूरी हवा निकल गई। अब जब 2-3 फरवरी को ये केस दोबारा आएगा, तब तक बंगाल की पॉलिटिक्स 2 हफ्ते में बहुत आगे चली जाएगी। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। और हुआ ये कि ममता बनर्जी ने इसको मुद्दा उठा लिया, अपने तमाम सारे उन्होंने जो पाप धो लिए, एंटी इनकम्बेंसी वाले भी, और जन समर्थन खड़ा कर दिया। अभिषेक बनर्जी ऑलरेडी जनसभाएं कर रहे थे, यात्रा में थे जिस दौरान ये हुआ। तो अब इस केस में राजीव जी को बचा नहीं है, और ये अब और इस तरीके का अभियान अब दोबारा हो भी नहीं पाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इस तरह का अभियान दोबारा हो नहीं पाएगा। ये केस कैसा है ये आप सब जानते हैं। जल्दी से जरा उधर कोलकाता में क्या रिएक्शन है, ये प्रफुल्ल जी के पास आता हूं, फिर मुकेश जी, हम तमाम लोगों को आप सुन रहे हैं, आपका विश्लेषण भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन जरा उधर पश्चिम बंगाल में इस केस के 8 तारीख से लेकर आज 15 तारीख और कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, आईपैक के दफ्तर से लेकर प्रतीक जैन के घर तक, ममता बनर्जी, इन तमाम मसलों को लेकर पश्चिम बंगाल में क्या हलचल है? प्रफुल्ल कोलखियान जी। नमस्ते सभी को, नमस्कार। देखिए, कलकत्ता में तो और पश्चिम बंगाल में काफी हलचल है इन मुद्दों को लेकर के, और ये अब कानून और व्यवस्था का मामला तो बन ही गया है। ये लगभग केंद्र और राज्य के तनाव के बीच हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को भी चोट कर रहा है। इसको एकदम साफ साफ समझना चाहिए। और माननीय कोर्ट का आभार कि उन्होंने कहा है
कि लार्जर इशू है, एक लार्जर इशू है, यानी कि बेहद गंभीर मामला है। और बेहद गंभीर मामला यह है उनके हिसाब से कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं आपस में टकरा रही हैं। और सिर्फ ये ईडी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री या सरकार या डीजीपी के मामले में ही नहीं है, या पुलिस के मामले में नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कहा गया था, जजमेंट पर कहा गया था कि इससे गृह युद्ध भड़क सकता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहा गया और माननीय सांसद ने कहा था, शायद याद होगा, कि गृह युद्ध भड़क सकता है, और आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानूनहीनता की स्थिति इससे उत्पन्न हो सकती है, कानून व्यवस्था की स्थिति इससे उत्पन्न हो सकती है, खतरे में पड़ सकती है, यानी कि संवैधानिक संस्थाएं अपनी अपनी सीमाओं को लांघ रहे हैं। और उसी संदर्भ में सवाल को देखना चाहिए कि बिना सूचित किए हुए आप पहले कार्रवाई करते हैं, और जब कार्रवाई की प्रतिक्रियाएं शुरू होती है तब आप सूचना देते हैं। बिना सूचना के कोई आए और संबंधित विभाग को सूचना कम से कम नहीं दे, कैसे ये मान लिया गया कि पुलिस को सूचना देना यानी कि संबंधित व्यक्ति को सूचना देने जैसा है? पुलिस तक को सूचना नहीं, और आप करने गए हैं तो जाहिर है कि अज्ञात लोग ही आपको माना जाएगा। और अज्ञात लोग अगर किसी के घर में या कहीं पर इस तरह से घुसेंगे तो जो उन पर धाराएं लगेंगी वो धाराएं जो समझा जाएगा वो बात समझी गई। तो बंगाल में यह परसेप्शन बिल्कुल ही, प्रशांत सर सही बात कर रहे थे कि इसका पॉलिटिकल जो लोग करना चाहते थे, लीगल फाइट अभी चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट भी चलेगा, क्योंकि स्टेट निश्चित रूप से ये बड़े इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टेट और संघ सरकार और जो राज्य सरकार है इसके बीच में इसको फिर से रिश्तों को पुनर्परिभाषित किया जाएगा। वो जब एक समय में जो सरकारिया आयोग की जो स्थिति थी उसकी यादें फिर जागेंगी और फिर नए तरह के फैसले कोर्ट के तरफ से ही आएगा, क्योंकि यह बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ता हुआ मामला बनता जा रहा है। क्योंकि आप राज्य की संस्थाओं को भी ध्यान में नहीं रखेंगे तो इस तरह का फैसला होगा। पॉलिटिकल परसेप्शन के रूप में ये लोग भले ही गाल बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जीत गए या हमारे पक्ष में आया, लेकिन असल बात यह है कि ये पूरा का पूरा ईडी के खिलाफ गया है। अब किसके खिलाफ, आईपैक के खिलाफ गया, ममता बनर्जी या सरकार के खिलाफ गया, यह अलग बात है, लेकिन इनका रवैया जो दर्शाया गया, माननीय ने कहा कि आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कोर्ट में नहीं कर सकते हैं, ये कोई मैदान तो है नहीं, तो हर जगह को इन्होंने बना दिया है। तो ये बहुत बड़ा मामला हो गया है। और एसआईआर को लेकर के काफी तनाव, यहाँ पर सुनवाई चल रही है, काफी तनाव लोगों के मन में है, आसपास में है। 2-3 जगह बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई हैं। कहीं बीएलओ को बंद कर दिया घर में, इसको बंगला में बोलते हैं अटका देना, अटका दिया गया है पंचायती सीमा में। कहीं बीएलओ के बाहर में, जहां पर बीएलओ सुनवाई कर रहे हैं, वहां पर भारी अफरा तफरी मची है। उत्तर दिनाजपुर में उस इलाके में इस बात को लेकर के भी काफी बची है, बीडीओ के घर में और भी ये हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ बीडीओ भी वहां पर हैं, और ये क्या उसको बोलते हैं, एमएलए हैं। तो काफी अफरा तफरी मच रही है। लोगों को लग रहा है कि जानबूझ करके इनको परेशान किया जा रहा है। लोगों का कहना यह है कि हमारे नाम वाम जब सब सही थे फिर से भरे गए, फिर आप क्यों हमको नोटिस दे रहे हैं, फिर क्या सुनवाई कर रहे हैं। यानी कि ये जो घुसपैठिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ लोगों को जानबूझ करके, जिसके तरफ इशारा किया गया वो यहाँ पर सफल होगा नहीं। और इसलिए कोर्ट में ईडी जो मांग कर रही थी, आपने भी ठीक ही ये किया, रेखांकित किया है। लेकिन मैं चाकुलिया की बात कहता हूँ। दिनाजपुर में जिस ढंग का, मतलब एसआईआर के पास जिस ढंग का, ये उत्तर दिनाजपुर के पास, बल्कि जिस ढंग का कार्रवाई लोगों ने की है वो भयानक है। ये जो मांगने गए थे, सीबीआई जांच मांगने गए थे, नहीं हुआ। और सीबीआई जांच मांगने क्यों गए थे? क्योंकि पिछली बार ही राज्य में सीबीआई के, जानते हैं कि सीबीआई दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत सीबीआई काम करती है और राज्यों का परमिशन उसे चाहिए या न्यायालय का आदेश चाहिए यहाँ पर आने के लिए। तो वो नहीं हो तो सीधे आप यहाँ पर नहीं आ सकते, इसलिए वो वहां से मांगने गए थे। क्योंकि सीबीआई के साथ ये सीमा है, इसीलिए इसका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच कराइए। सीबीआई किस चीज की? ये जो घटना कोर्ट में वगैरह वगैरह घटी उसकी, और कलकत्ता से बाहर कराइए, ऐसा इनका आरोप लगा। और वहां पर सभी ये थे, वकील थे, और वकील थे जिनको वहां से निकालने के या निकलने की बात नहीं हुई, वहां पर माननीय कोर्ट ही उनको निकाल सकते थे। इन तमाम वकीलों को
इन्होंने तृणमूल कांग्रेस की भीड़ के रूप में रेखांकित किया और यह वहां सब बताया कि भीड़ तंत्र से सरकार चल रही है। निरंतर पॉलिटिकल एनालिसिस तो ये कहता है कि लगातार बहुसंख्यक और बहुमत के अंतर को मिटा देने वाली राजनीतिक पद्धति आज भीड़ के दबाव या भीड़ तंत्र की बात कर रही है, वो भी अदालत के संदर्भ में, जहां पर सभी वकील थे पैसे से, कोई आम जन तो थे नहीं, कोई पार्टी कार्यकर्ता तो था नहीं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट को निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की नजर में है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लार्जर इशू है, और लार्जर इशू ये है कि ये हमारे इस तरह की कार्रवाइयां अगर केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियां करेंगी और डबल इंजन में का दोहरा रवैया अगर अख्तियार करेंगी डबल इंजन के नाम पर, तो जाहिर है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को छुएगा, और अगर ये छुएगा तो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। देखा जाए इसका पॉलिटिकल तो नरेशन जो है वो परसेप्शन तो तृणमूल के पक्ष में गया है, नरेशन वहां गया है। अब हमारे संविधान में हमारे जो न्यायिक संस्थाएं हैं वो इसको कितनी गंभीरता से लेती हैं और लार्जर इशू का कितना सेंसिटिव रिजोल्यूशन निकालती हैं, रिजॉल्व करती हैं, इसकी उम्मीद हमें रहेगी कि कोर्ट पर तो हर किसी को भरोसा करना ही होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो विजुअल अभी आप देख रहे हैं, ये विजुअल, इस विजुअल को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने शेयर किया है। महुआ मोइत्रा इस विजुअल को शेयर करते हुए अभिषेक बनर्जी चूंकि जब अपनी दलील पेश कर रहे थे तो लिखती हैं, माफ़ी चाहूँगा, अभिषेक मनु सिंघवी लिख रही हैं यहाँ पे, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आज अदालत में एक चौंकाने वाला विरोधाभास उजागर किया जो भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की जड़ तक जाता है। नियम के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को किसी भी परिसर में प्रवेश करने से पहले स्थानीय पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है, लेकिन आईपैक छापे में तथ्य कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। क्या यहाँ उसके आगे लिखती हैं कि ईडी सुबह 6:45 पर आईपैक कार्यालय में दाखिल हुई। स्थानीय पुलिस को सुबह 11:30 बजे सूचित किया गया, यानी तो 6 साल तक कार्रवाई में देरी करने के बाद ईडी को अचानक अत्यावश्यकता का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी उसने कानून का पालन करने में 5 घंटे अतिरिक्त का समय लिया। ये यहाँ पर कह रही हैं महुआ मोइत्रा, और उस वीडियो को शेयर करते हुए। और इसके बाद आगे लिखती हैं महुआ मोइत्रा कि ये प्रवर्तन नहीं है, ये डराना धमकाना है, ये प्रक्रिया नहीं है, ये राजनीतिक प्रतिशोध है। जब नियमों को मनमाने ढंग से तोड़ा जाता है और एजेंसियां पहले कार्रवाई करती हैं और बाद में उसे सही ठहराती हैं तो लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाता है। संदेश स्पष्ट है, विरोधियों के लिए कानून और भाजपा के लिए स्वतंत्रता। ये बात यहाँ लिख रही हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो को फुल स्क्रीन ले आइए, साउंड थोड़ा सा सिंबॉलिक ही सही, लेकिन जरा सुन ले क्या बातचीत चल रही है। My learned friend, I heard Mr. Mehta making what again is I can ascribe to mildly to wrong instructions. He said we informed them, and I believe I heard the word yesterday. I mean the day before the event happened. I may have been wrong. I may not have heard you correctly. In which case I am wrong. Well, it's the first and only intimation came from a casual email. Email can't be casual and non-casual. That's what the intimation was by email. Have you heard my sentence fully? No, have you heard my sentence? You realize? I mean, you don't be presumptuous, Mr. Mehta. You started your search at 6:45. The email is 11:30. In which calendar, from which Gregorian or non-Gregorian calendar does 11:30 happen before 6:45? I'd like to understand that. So before you interrupt, get your instructions right. That's why I say, obviously, if I'm searching his house and I send an email 11:30 to create a paper trail, I started searching the house at 6:45. First and only intimation came from a casual email. Email can't be casual and non-casual. That's what the intimation was. Have you heard my sentence fully? No, have you heard my sentence? You realize? I mean, you don't be presumptuous, Mr. Mehta. You started your search at 6:45. The email is 11:30. In which calendar, from which Gregorian or non-Gregorian calendar does 11:30 happen before 6:45? I'd like to understand that. So before you interrupt, get your instructions right. That's why.
तो यहाँ साफ साफ पूछ रहे हैं कब अभिषेक मनु सिंघवी कि किस कैलेंडर में 11:30 दिन का 6:45 से पहले आता है, किस कैलेंडर में है बता दीजिए। आप इंटरप्ट करने के लिए तुरंत खड़े हो गए, लेकिन उससे पहले पूरे सेंटेंस को तो सुन लीजिए। यहाँ साफ साफ अभिषेक मनु सिंघवी ने यहाँ अपने अंदाज में यहाँ अपनी बहस को अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश की और एक बड़ा खुलासा किया कि आप जो अभी कह रहे थे प्रफुल्ल जी कि पहले इंटीमेशन पुलिस को आप इंटीमेट कीजिए कि हम आ रहे हैं, उसके बाद आप छापेमारी कीजिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप जाकर पहले अपना काम करते हैं और 5 घंटा लगाते हैं। यही बात महुआ मोइत्रा भी लिख रही हैं और इसी बात की चर्चा हम लोग भी शुरुआत से कर रहे हैं। आना चाहता हूं मुकेश जी आपके पास। मुकेश जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मसले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ इसकी बातें आपने कुछ बताई, लेकिन कुछ छूट गई है। मैं जरा उस तरफ भी इशारा करूंगा और दर्शकों की समझ के लिहाज से। सुप्रीम कोर्ट गया कौन था? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। क्यों गया था? हमें साहब वहां अपना काम नहीं करने दिया गया, हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ ऐसे दुर्व्यवहार हुआ, हमारे कामकाज में, सरकारी काम में, सरकारी प्रक्रिया में विघ्न डाला। किसने डाला? ममता बनर्जी ने खुद डाला। कौन है? स्टेट की पॉलिटिकल हेड है, चीफ मिनिस्टर है। अब ये तो हो गया घटनाक्रम, उसकी जो बारीकियां हैं आपने भी उजागर की। यहाँ कब शुरू हुआ, कब हुआ, ममता क्या ले गई, नहीं ले गई, इसकी बात भी अन्य पैनल के लोगों ने बहुत विस्तार से बताई है। लेकिन जो नहीं बताई है, जरा आइए उन पर गौर करें कि अगर आप यहां प्रेयर में क्या कहने गए सुप्रीम कोर्ट से? पहली प्रेयर आपकी ये है कि साहब जो हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, यानी ईडी के लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, मेहरबानी करके उसको क्वैश किया जाए। पहली बात। दूसरी बात आप कहने गए हैं कि साहब इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में जो है वो दखलंदाजी की है चीफ मिनिस्टर ने। चलो भाई, उस पर आपको कोई रिलीफ नहीं मिली। आपको रिलीफ मिली क्या है? आपको यहां से क्या? और मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी दरिया दिली दिखाई है, इतना सुना आपको, इतना आपके प्रति सॉफ्ट रहे वो, फिर भी क्या दिया आपको? 14 दिन का नोटिस पीरियड। अच्छा जी, ठीक है, इस बारे में इनसे जवाब पूछ लेते हैं। तो ये प्रशांत की एनालिसिस ठीक है, मैं उससे सहमत हूं कि इसमें निकलना जाना कुछ नहीं है, लेकिन ये मूर्खता उन हुक्मरानों की है जो ईडी के पीछे खड़े हैं कि आप बाकायदा प्रॉपर तैयारी करके क्यों नहीं जाते? क्या आपको आज तक इस बात का शऊर नहीं है कि कानून क्या कहता है, कानूनी प्रक्रिया क्या है? क्यों आपको ये नहीं पता कि हमें कब पुलिस को इंटीमेट करके जाना चाहिए और कब आप इंटीमेशन दे रहे हैं? और वहां जाकर के आपने 5 घंटे की रेड करने में मतलब भर की सारी बातें जान ली, वसूल ली, कर ली, फिर भी आप वहां अटके थे। क्यों? ममता बनर्जी के आने का इंतजार कर रहे थे क्या? ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज हुक्मरान समझ रहे थे, लेकिन उनका रवैया क्या था? वो हर तरीके से ईडी का साथ देना चाहते थे, लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही थी। क्या कहते हैं? किस तरह के जजेस की टिप्पणी है ऑन द रिकॉर्ड कि साहब इससे जो है वो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डेंजर पैदा हो जाएगा। सरकार अगर काम करने जा रही है, सरकारी एजेंसी अगर काम करने जा रही है, तो उसके जो अधिकार है उसकी तो दुहाई दे रहे हैं जज साहब इनकी दलीलों में हाँ में हाँ मिलाते हुए, लेकिन एक इंडिविजुअल की क्या उसके हक है, उसकी बात क्यों नहीं की? अगर आप इंसाफ देने की कुर्सी पर बैठे हैं तो आपको दोनों पक्षों का गुनाह देखना चाहिए। और बीजेपी से इतनी बड़ी मूर्खता हुई है। एक तो उन्होंने ईडी को इस तरीके से ऐन वक्त में भेजा क्योंकि अभी तक उनका कभी इस तरह से वास्ता नहीं पड़ा था उनकी ईडी का, जो ममता जी ने यहां दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ यह हुआ कि ममता को जो पॉलिटिकल माइलेज से मिलना था, ठीक है, अपनी जगह पे मिला, लेकिन कल्पना कीजिए कि जिस दिन ईडी ने ये सब कुछ किया, ममता सड़क पे उतर आए, अगर उसी दिन बीजेपी के हुक्मरानों ने हिम्मत दिखाई होती और पश्चिम बंगाल की सरकार को भंग कर दिया होता, कहा होता कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जो है यहाँ ब्रेकडाउन हो गई और हम यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, चाहे नहीं वो सारे वो भी तो प्लान ए बी सी उन्होंने प्लान नहीं कुछ कर रखा था। क्यों? क्योंकि वो लीगली साउंड जगह पे नहीं थे। उनका काम था खाली ट्रॉमेटाइज करना अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को। लेकिन वो ममता बनर्जी है, उनका अपना राजनीति करने का तरीका है, सड़क पे उतरने का तरीका उन्होंने दिखा दिया। जिस एनालिसिस की तरफ प्रशांत इशारा कर रहे थे शुरुआत, उन्होंने वो मार्जिन वो चीज कैसे ले ली? आज मुझे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई आपने लाइव की है, मैंने भी सुना है उसको, मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि इन जजेस ने, ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला कोई रवैया अपनाया हो।
मैं इनकी पर्सनल इंटीग्रिटी, इनके पॉलिटिकल बिहेवियर, ये कैसे आए यहां तक पहुंचे, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। मैं ये देखना चाहता हूं कि आपने कोर्ट में किस तर्क को, किस तवज्जो को, किस दलील को किस नजर से देखा। मेरे लिए सिर्फ इतनी बात महत्वपूर्ण है। फैसला तो आपने अभी दिया ही नहीं, आगे क्या देंगे? भाई आप मांग रहे थे दूसरे राज्य में हमारी सुनवाई करवा दो, उन्होंने नहीं की, तो दिया ही कुछ भी नहीं। उन्होंने क्या किया? नोटिस थमाया, पेपर कर दिया, एक नोटिस दिया है कि 2 सप्ताह में जवाब दीजिए। कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और बीजेपी इसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मुकेश जी, बीजेपी इसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली कि ममता बनर्जी को बड़ा झटका। बीजेपी के चाहने वाले जो लोग हैं उनको लगा अरे बाप रे क्या हो गया, लेकिन यहां जो ईडी मांग रहा था, ईडी की जो डिमांड थी, उस डिमांड को फुलफिल तो नहीं किया कोर्ट ने। कोई चीज, एक चीज नहीं हुई भाई। या तो आपकी एफआईआर क्वैश करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दी होती, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बहुत ऊपर है, वो आपकी बात नहीं सुनी गई। दूसरे राज्य में सुनवाई की बात आपकी नहीं सुनी गई। आपकी बात कौन सी सुनी गई वहां, जिसको आप विक्ट्री बता सकते हैं अपनी? वो है ही नहीं, बताएंगे कैसे? सुन लिया जो हुआ, ये बात तो सच है, 10 मिनट का मामला सुनने का था ये। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या इंटरवीन करेगा? जैसे ही आप ये कहेंगे कि हाँ साहब ईडी को जो है वो अंतहीन अधिकार दे दिए जाएंगे चुनाव आयोग की तरह, जैसे उनको दे दिया गया है एक अजीब सा पार्डन, उसका मतलब क्या होगा? क्या इन जजों को नहीं निपटा देगी वो ईडी? ये तभी तक है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है राजीव जी। लोकलाज उन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज में, उन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन में मौजूद होना चाहिए। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपनी रीढ़ विहीन हो गए, ये जिन्होंने अपनी रीढ़ गंवा दी है, खो गए, तो फिर क्या नतीजा होगा, क्या निकल आएगा? और जो ये जो खतरा है ना गृह युद्ध का, ये गृह युद्ध की स्थितियां ऐसे ही, माफ कीजिएगा मैं उसका समर्थक नहीं हूं कतई भी, मैं किसी तरह की हिंसा का समर्थक नहीं, लेकिन जब आपको कानून पे, प्रक्रिया पे, अदालत पे इनसे इंसाफ मिलने की उम्मीद खत्म होने लगती है, तब आप क्या करते हैं? अंग्रेजों के जमाने में स्थिति यह थी कि हम उन्हें अपने क्रांतिकारी दल कहते थे। आज की स्थिति क्या है? अगर 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 जो है वो गृह युद्ध जैसी दशा बन जाए, गृह युद्ध का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का ब्रेकडाउन होना। ममता बनर्जी ने गलत किया या नहीं किया, लेकिन ईडी ने क्या सही किया या नहीं किया, यह भी तो डिसाइड होना चाहिए। अदरवाइज आप ये कैसे तय कर देंगे? फिर तो बात वो अंतहीन चलेगी कि क्या पुलिस को, क्या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को के लिए कोई नियम कायदा नहीं है? तो हो ही नहीं सकता, कानून में तो नहीं हो सकता। प्रैक्टिकलिटी में आप क्या करें? जो आपकी मर्जी है वो करें, कर ही रहे हैं। कहां नहीं किया है आपने ये काम? अगर आपका कन्विक्शन रेट 1% से नीचे है तो क्यों है? सिर्फ इसीलिए है ना क्योंकि आप वो कानून में लिखी हुई प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। आप अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए उनके लठैत बने घूम रहे हैं, इसके अलावा तो और कोई रीजन नहीं हो सकता। तो ये जो काम जिस ढंग से ये पूरे के पूरे इशू को हैंडल किया जा रहा है, एसआईआर हो तो ममता क्या है, बाई हुक एंड क्रुक हमको चाहिए। अब आपने आज शुरुआत में बताया था इंक धुल सकती थी, इंक धुल गई, साफ हो गई। कितना सच है, कितना झूठ है, लेकिन ये कितना बड़ा कलंक है हमारी चुनाव प्रक्रिया पे। हमारे देखिए, जैसे कहते हैं ना, व्हेन कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, ये क्यों कहा गया है? आज चुनाव आयोग की अगर प्रतिष्ठा पर, उसकी गरिमा पर इस तरह से आंच आएगी तो इसका क्या मतलब है? अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे, अगर सीबीआई पे, ये जितनी एजेंसियां हैं, ये कानून की एक प्रक्रिया के तहत, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के तहत बनी है, सब के सब बेईमान हो जाए, हाईकोर्ट भी बेईमान हो जाए, सुप्रीम कोर्ट भी बेईमान हो जाए, फिर क्या होगा? और इसीलिए यह कहा गया है कि इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। ये जो ओपन कोर्ट की जाती है, इसकी जो लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या है? कि इस देश का एक आम आदमी भी चाहे तो ये देख सकता है कि अदालत में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वगैरह वगैरह। वही है ना कि ट्रांसपेरेंसी की जरूरत क्यों है, कि नियमों के हिसाब से, कानून के हिसाब से, प्रक्रिया के हिसाब से चीजें हो रही कि नहीं हो रही। जो मर्जी आए सो, अब कहां से शुरू करिएगा? आप देखिए ना, यही वो मानसिकता है जिसकी जरिए आप किसी व्यक्ति को 5 साल 6 साल जेल में रख लेते हैं और उसे बेल तक के लिए इंटाइटल नहीं मानते जी। और जो प्रक्रिया आपने कानून में बताई उसके हिसाब से तो 10 साल तक वो जेल में ही ऐसे पड़ा रह जाए, भले जो उसका आरोप है वो 7 साल है। तो यानी कि जो अदालत में बैठे हुए जज लोग हैं, जानते सब हैं, समझते सब हैं, कतरे कतरे से वाकिफ हैं, लेकिन क्या उनका जमीर इतना हल्का पड़ गया है
मर गया मैं नहीं बोलूंगा, इतना हल्का पड़ गया कि उनको वो दिख ही नहीं रहा है। आंख से देख के तो लोग मक्खी नहीं निकलती तो मगरमच्छ निकलने को तैयार बैठे रहते हैं। क्यों भाई? ये असली चिंता का सवाल है। प्रक्रिया जो है वो एक तरफ है, ये बात सही है कि अगर ईडी कहीं छापा डाल रही है तो उसके छापा में विघ्न डालना सरकारी काम में बाधा पहुंचाना है, लेकिन वो छापा डाल रही है उसके लिए उसको एक लीगल प्रक्रिया पूरी करनी है कि उसको लोकल पुलिस स्टेशन को बताना है। दैट इज द प्रोसेस। आप वो प्रोसेस करोगे नहीं और कहोगे कि हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं, और ये इतनी बात जज साहब को नहीं दिख रही है। जज साहब के लिए इतनी सी बात पे फैसला सुनाने में कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने क्यों नहीं सुनाया होगा? क्योंकि हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स खफा ना हो जाए। उन्होंने हमें यहां क्यों तैनात किया है? उनकी आत्मा तो एसजी के सामने फंसी हुई है कि अगर एसजी जाके शिकायत करते अगर हमारे पॉलिटिकल हुक्मरानों की, तो हमारे लिए तो बट्टी पलीद हो जाएगी। तो अगर जज साहब ऐसे मुकदमा सुनना चाहेंगे, ये उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये उनके अल्फाज हैं जो लिख के आए हैं, जो आपने रिपोर्ट किए, जो दुनिया ने देखा है, ये क्या है? ये क्या बता रहा है? इतना कॉमन सेंस तो मुझ में है भाई कि अगर तुमने एक प्रक्रिया पूरी नहीं की है, मैं तो कोई कानून का विद्वान नहीं हूं, तुम्हारे पास ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कि तुमको जाकर के नोटिस देना चाहिए, रोजाना तो तुम छापा ही मारते हो, तुमको ये प्रक्रिया ही नहीं पता है, तो तुम भैया इतना सा करके चले जाते जी। क्यों नहीं किया? और उसके बाद जो बात इन्होंने कही अपने कलकत्ता हाई कोर्ट में कि साहब ये चीज नोट किया जाए कि इन्होंने जब्त क्या किया है, और इन्होंने खुद कहा कि हमने कुछ जब्त नहीं किया। अरे सारे 2,500-3,000 करोड़ का मुकदमा बता रहे हो और तुम वहां पहुंच जाते हो और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। ये लॉजिकली सस्टेन नहीं होती चीजें। लीगली क्या होंगी ये समय तय करेगा, पॉलिटिकली क्या होंगी चुनाव से तय होगा, लेकिन लॉजिकली नहीं लगता है। यार तुम जैसे बिल्कुल मुंह उठाए, रात में किसी ने कहा जाओ सुबह ममता क्या छापा मार देना, आप पहुंच गए ममता क्या, बाकी तैयारियां पीछे से होती रहेंगी, इसी तरह का लग रहा है। अरे भैया उस काम को पूरी प्रक्रिया करके जाते। तुमको अगर अपने पॉलिटिकल अपोनेंट से निपटने का तुम्हारे पास यही जरिया है कि तुम उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से निपट लोगे, एक तरीका ये अपना लो, दूसरा तुम्हारे पास बेईमानी का तरीका है, कोई कभी चुनाव आयोग को अपनी जेब में मुट्ठी में तुमने अपना जो है लठैत बना लिया है उसको, कोई बात है, तुम ऐसे ही लोकतंत्र चलाओ, इसी लोकतंत्र पे तुमको जो गुमान करना, जो डमरू बजाना है बजाओ, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भैया उसको तो सलीके से कर लो। लगता है जैसे तुम उसको करने की तमीज नहीं है। ये दुखद है, बिल्कुल है ये बात दुखद है कि इसकी ये क्या है, कैसा तुम राज चलाना चाहते हो, करो लठैती जो तुमको करनी है, लेकिन कोई तरीका तो अपना लो यार। तुम्हारे तो जुबान नहीं फूटती, ट्रम्प कुछ बोल देते हो तुम्हारी जुबान नहीं फूटती, और देश में 10 चीजें होती हैं तो तुम्हारी जुबान नहीं फूटती, पब्लिक रोती, गंदा पानी पीती, मरती तो तुम्हारी जुबान नहीं खुलती। अरे भैया कहां, कोई तो जगह बता दो कि जहां तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता हो। अब तुम्हारे लोग जो है बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ममता को झटका लग गया, देश के लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा है, किसी को ना अकल है ना बुद्धि है कि कोई कुछ देख सके समझ सके, तो बहुत बढ़िया है, फिर तो ऐसे चलो चलाते रहो लोकतंत्र, देखिए कहां पहुंचता है। जी राजीव। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक बार दोबारा आपके पास, और इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट समझने की कोशिश करते हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका। और चूंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हैं, और यहाँ पर ये न ही महाराष्ट्र है, न ही हरियाणा है, न ही दिल्ली है, और न ही बिहार है। ये 5 राज्य जो हैं उसमें से एक राज्य में इस वक्त बीजेपी की पूर्ण सरकार है, पूर्ण रूप से, वो है असम। उसके अलावा पुदुचेरी में एनडीए की सरकार ज़रूर है, बीजेपी सहभागी है, मगर पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण है जहां पर बीजेपी चाहती है कि उसकी सरकार हो। लेकिन 2024 के रिजल्ट को देखिए, लोकसभा का रिजल्ट, उसमें बीजेपी पिछली दफा से आधे पे सिमट के रह गई थी। तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनाव, और ऐसे चुनाव में ईडी को शुरुआत में झटका लगना, इसके क्या मायने हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका क्या पड़ सकता है, इसका इम्पैक्ट वहाँ के वोटर्स पर क्या पड़ सकता है। एसआईआर आप करवा रहे हैं लगातार, तो ये एसआईआर, ईडी, जांच एजेंसियों के और भी दुरुपयोग या सदुपयोग जो कह लें, इन सब का और इन सब के बीच बीजेपी कहाँ खड़ी नजर आती है इन 5 राज्यों में, और खासकर पश्चिम बंगाल में। डॉक्टर साहब पहले अभिषेक मनु संघवी जो पूछ रहे थे उनसे कि किस कैलेंडर में 11:30 बजे 6:45 से पहले आते हैं, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात कर रहे थे, तो हम उनको एक मशवरा दे सकते हैं कि एक नया कैलेंडर जारी होना चाहिए जिसको मोदीरियन कैलेंडर कहा जा सकता है, अमृतकाल का, मोदी जी के नाम से। उसमें हो सकता है 11:30 बजे 6:45 से पहले आते हो,
तो एक तो ये मशवरा पहुंच जाए उन तक, तुषार मेहता तक। जहां तक बंगाल को लेकर ईडी की कार्रवाइयां हैं, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो बेचैनी है, वो अपने आप में ये बता रही है कि उनका कोई दांव बंगाल में चल नहीं पा रहा। पिछले हर चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सारी कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ममता दीदी को सत्ता से बाहर नहीं कर पाए। एक चुनाव में हमारे मध्य प्रदेश के घंटा मंत्री प्रभारी थे वहां, कैलाश विजयवर्गीय जी, भारी मेहनत की गई थी उस वक्त, अमित शाह के खासम खास हैं। उसके बाद से लगातार पूरे 5 साल बीजेपी इस कोशिश में रहती है किसी तरह ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ा जाए, दल बदल करा लिए जाए, हुए भी हैं, कई ममता बनर्जी के सहयोगी छोड़कर गए हैं, प्रफुल्ल जी ज्यादा विस्तार से बताएंगे। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद अगर मोदी शाह ने एजेंसियों के जरिए ममता बनर्जी को कमजोर करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है ये दांव उल्टा पड़ जाएगा, ये बूमरैंग कर जाएगा। जो बंगाली भद्र लोग है, बंगाली मानुष है, वो आसानी से इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि एजेंसियों के जरिए ममता बनर्जी को या उनकी पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए। जनता अपनी तरफ से करना चाहे, बीजेपी राजनीतिक लड़ाई लड़े, चुनाव को चुनाव की तरह लड़े, तो वहां कुछ हो सकता हो तो हो जाए, वरना इस तरह से तो किसी तौर पर बीजेपी ममता बनर्जी को वहां से नहीं हटा सकती। हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे, कल जनता कुछ भी कर सकती है वहां की, लेकिन डॉक्टर साहब सिर्फ एजेंसियों के भरोसे नहीं है बीजेपी, बाकी चीजों को भी देखना चाहिए। चुनाव आयोग अपनी जगह है ही, लेकिन सबसे बड़ी एजेंसी उनकी है हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति। वो हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, उनकी पीठ पर किसका हाथ है, कौन उन्हें हवा दे रहा है, किस तरह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें चल रही हैं। तो ये कई मोर्चे मोदी शाह ने खोल रखे हैं कि किसी तरह ममता बनर्जी को इस चुनाव में शिकस्त दी जाए। लेकिन अब तक अगर एजेंसियों की कार्रवाई का आप पूछ रहे हैं, तो मेरा मानना यह है इसका उल्टा प्रभाव वहां जनमानस पर पड़ रहा है। इससे पहले वहां एक अस्पताल में जो रेप और मर्डर हुआ था, उसके बाद भी पूरे देश में आसमान सिर पर उठा लिया था बीजेपी ने, सीबीआई की जांच करा ली, सब कर लिया। लेकिन ममता बनर्जी की जो जमीनी पकड़ है, उनकी जो लोकप्रियता है बंगाल के लोगों में, वो इतनी कम नहीं हुई है कि आप ईडी के जरिए उन्हें सत्ता से बाहर कर पाए। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा प्रशांत टंडन जी, आपसे भी समझना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं, क्या इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, प्रफुल्ल जी अभी बड़ी दिलचस्प बात कर रहे थे कि सेंट्रल स्टेट इलेक्शन, सरकार या कमीशन, ये